दोस्तों, ये बात सच है कि रबर की खोज ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सफेद सोने को पाने की लालच में अफ्रीकियों पर कितने भयानक जुल्म ढाए गए थे। कॉन्गो के इतिहास में रबर की खोज इतनी दर्दनाक साबित हुई कि वे रबर के नाम से भी घृणा करने लगे थे। रोंगटे खड़ी कर देने वाली इस तस्वीर में कॉन्गो का एक आदमी अपनी 5 साल की बेटी के कटे हाथ और पैर को देख रहा है, जिसे फोर्स पब्लिक के सैनिकों ने न केवल काटा था बल्कि पकाकर खा भी गए थे। इस राक्षसी सेना का सर्वे सर्वा था बेल्जियम का शासक लियोपोल्ड II, जिसे इस कार्टून में रबर के सांप के रूप में दिखाया गया है। लियोपोल्ड II ने कॉन्गो फ्री स्टेट में रबर इकट्ठा करने के लिए जो नीति चलाई थी उसे आलोचकों ने रेड रबर सिस्टम कहा है। मतलब साफ था कि अफ्रीकियों का खून निचोड़कर रबर निकालना। हथियारबंद सैनिक कॉन्गो के गांव-गांव में फैल गए थे। महिलाओं व बच्चों का अपहरण कर उन्हें दास बना लिया जाता। पुरुषों को रबर इकट्ठा करने जंगलों में भेजा जाता। जो पर्याप्त मात्रा में रबर नहीं इकट्ठी कर पाता उसके नाक, कान, हाथ तक काट डाले गए। टोकरियां भर भर कर कटे हाथ इकट्ठे किए गए। हुक्म ना मानने पर गांव के गांव जला दिए गए। कॉन्गो के लोगों पर इतना कहर बरपा कि अत्याचार, भुखमरी व उससे फैली बीमारियों से उनकी आधी आबादी ही साफ हो गई। ये कहानी है इंसानी जिंदगियों को बदल देने वाली रबर की खोज व उसके रक्त रंजित इतिहास की। कारों के टायर हों, गुब्बारे, रबर बैंड या इरेजर, रबर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आज रबर के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। सबसे पहले प्राकृतिक रूप से रबर अमेज़न बेसिन के जंगलों में उगने वाले पेड़ हीविया ब्राजीलियंसिस से प्राप्त हुई। वहां रहने वाली जनजातियां इन पेड़ों को काउचौक कहती थी, जिसका मतलब था रोने वाली लकड़ी। यह नाम सुझाता है कि कैसे पेड़ों की छाल से सफेद रंग का शहद जैसे चिपचिपा लेटेक्स टपकता था। रबर पीपल कहे जाने ओल्मेक सभ्यता के लोग इस लेटेक्स रबर को गेंद का आकार दे एक खेल खेला करते थे। मायन स्पिट्स नाम से रबर बॉल गेम खेलते थे। बाद के समय में एस्टेक उलामा नाम से यह खेल खेला करते थे। बदलते रूपों में यह खेल तब से लेकर आज तक खेला जाता है। इन पुरानी सभ्यताओं में धार्मिक क्षेत्रों में भी इन रबर की गेंदों का बड़ा महत्व था। इस पिक्चर में एक एज़टेक देवता को मंदिर में रबर की गेंद चढ़ाते हुए देखा जा सकता है। 1493 में इटालियन एक्सप्लोरर कोलंबस जब हैती पहुंचा तो उसने वहां लोगों को रबर की गेंद से खेलते देखा। यूरोप वापसी पर वह अपने साथ कुछ रबर की गेंदें भी लाया, किंतु उस समय किसी ने भी रबर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। यह तस्वीर 1735 में तब बदलना शुरू हुई जब फ्रांसीसी वैज्ञानिक कोंडामीन ने दक्षिण अमेरिका की यात्रा के दौरान रबर का अध्ययन किया। उस दौर में लिखावट को मिटाने के लिए ब्रेड, सैंडस्टोन जैसे पत्थर इत्यादि का प्रयोग होता था। 1770 में एडवर्ड नैन नाम के एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मेकर अपनी दुकान पर नेचुरल रबर के क्यूब बेचा करते थे। उन्होंने लिखा है कि एक बार उन्होंने ब्रेड की जगह गलती से रबर को उठा पेंसिल के निशानों पर रगड़ दिया। उन्होंने रबर को पेंसिल के निशान मिटाने हेतु बड़ा बेहतर पाया, अतः उन्होंने ऊंचे दामों पर इसकी बिक्री शुरू की। मशहूर केमिस्ट जोसेफ प्रेस्ली ने भी एडवर्ड से कुछ रबर के टुकड़े खरीदे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि यह पदार्थ पेंसिल के निशान मिटाने के लिए बड़ा उपयुक्त है। उन्होंने पहली बार इसे रबर कहा। इससे पहले तक यह काउचौक या गम इलास्टिक के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि यूरोपियंस ने सबसे पहले रबर को वेस्ट इंडीज द्वीपों में देखा था, इसलिए वे इसे इंडिया रबर भी कहते थे। धीरे धीरे रबर का प्रयोग कई अन्य चीजों के निर्माण में होने लगा। 1823 में चार्ल्स मैकिन्टॉश ने रबर के साथ कपड़े पर कोटिंग करने का एक तरीका विकसित कर वाटरप्रूफ कपड़े बनाए। जाने माने आविष्कारक माइकल फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए पहली बार 2 रबर के टुकड़ों को आपस में चिपकाकर रबर बलून बनाया। हालांकि इस दौर में रबर से कुछ नए नए उत्पादों का निर्माण हो रहा था।
किंतु फिर भी अब तक रबर का प्रयोग सीमित था, क्योंकि रबर के साथ एक दिक्कत यह थी कि यह गर्मियों में पिघलकर मुलायम व चिपचिपी हो जाती थी, जबकि अधिक ठंडी में कड़ी होकर टूट जाती। एक मामूली हार्डवेयर स्टोर चलाने वाले चार्ल्स गुडईयर ने रबर को अधिक टिकाऊ व लचीला बनाने के लिए कई सालों तक प्रयोग किए। उन्हें जो ठीक लगा उस हर चीज को रबर के साथ मिला कर देखा। गुडईयर की रबर के प्रति दीवानगी इस हद तक की थी कि वे जूते से लेकर कपड़ों तक रबर से ढके रहते थे। उनको लेकर यह बात मशहूर थी कि यदि आपको कोई एक ऐसा आदमी मिले जिसने टोपी, जूते, मोजे और जैकेट वगैरह सभी चीजें रबर की पहन रखी हैं और यहाँ तक कि पर्स भी रबर का हो, लेकिन जेब में 1 रुपया भी ना हो, तो समझ लीजिएगा कि वह गुडईयर ही होगा। गुडईयर व उनके परिवार की सारी जिंदगी गरीबी में बीती। प्रयोगों के चलते वे कर्ज के बोझ में इस हद तक दबे थे कि कई बार कर्जदारों ने उन्हें जेल की हवा खिलवाई, किंतु इस पर भी वे अपने लक्ष्य से टस से मस न हुए। 1839 में जब एक बार गुडईयर रबर व सल्फर को मिला रहे थे, तब वह मिक्सचर गलती से फ्राइंग पैन में गिर गया। गुडईयर यह देख हैरान रह गए कि पिघलने या भाप में बदलने के बजाय रबर दृढ़ हो गई और उसका लचीलापन भी बरकरार रहा। इसी रबर व सल्फर के मिक्सचर को गर्म करने की प्रक्रिया को वोल्केनाइजेशन कहा गया। वोल्केनाइजेशन द्वारा सल्फर रबर की पॉलीमर चेन से क्रॉस लिंक्ड होकर इसे अधिक मजबूत, टिकाऊ व लचीला बनाता है। वोल्केनाइजेशन की खोज ने रबर उद्योग में क्रांति ला दी। उद्योगपतियों ने जमकर मुनाफा कमाया, किंतु जीते जी गुडईयर को कभी भी इसका लाभ न मिल सका। वे पेटेंट विवादों में भी उलझे रहे। दरअसल गुडईयर को वोल्केनाइजेशन के लिए पेटेंट अमेरिका में 1844 में मिला। इससे कुछ हफ्ते पहले ही एक ब्रिटिश इंजीनियर थॉमस हैनकॉक ने ब्रिटेन में वोल्केनाइजेशन का पेटेंट ले लिया। गुडईयर ने चोरी का आरोप लगा हैनकॉक पर मुकदमा किया, किंतु कई केमिस्ट ने गवाही दी कि दोनों की वोल्केनाइज्ड रबर को देखकर यह बताना असंभव है कि ये कैसे बनाई गई है। हैनकॉक जीत गया। हैनकॉक का कहना था कि इस प्रोसेस को वोल्केनाइजेशन कहने का सुझाव उसके एक दोस्त विलियम ब्रॉगडन ने दिया था, जो आग के देवता वोल्केन से प्रेरित था। कुछ विद्वानों का मानना है कि थॉमस को कहीं से गुडईयर की वोल्केनाइज्ड रबर के सैंपल्स मिल गए थे, जिससे उसने अंदाजा लगा लिया था कि यह कैसे बना है। हालांकि यह विवादित है। जुलाई 1860 को गुडईयर अपनी बीमार बेटी को देखने न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां पहुंचकर पता चला कि उनकी बेटी पहले ही मर चुकी है। उन्हें गहरा सदमा लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। जब गुडईयर मरे तब उनके ऊपर करीब 2 लाख का कर्ज था। अपने दुर्भाग्यों के बावजूद एक बार गुडईयर ने लिखा था, मैं कतई यह शिकायत नहीं करने वाला कि पेड़ मैंने लगाया है और फल दूसरों ने काटे हैं। एक मनुष्य को पछताने का कारण तभी होता है जब वह बोता है और कोई काटता तक नहीं। जीवन की गुणवत्ता का आकलन केवल रुपये और पैसों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। गुडईयर की मृत्यु के बाद 1898 में फ्रैंक साइबरलिंग ने गुडईयर को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी टायर व रबर कंपनी का नाम गुडईयर रखा था। 1845 में स्टीवन पेरी ने वोल्केनाइज प्रक्रिया का प्रयोग कर पहला रबर बैंड विकसित किया। स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर रॉबर्ट विलियम थॉमसन ने पहले न्यूमैटिक टायर का पेटेंट प्राप्त किया। हालांकि इसका कभी उत्पादन न हो सका। बाद में जॉन डनलप ने भी न्यूमैटिक टायर का निर्माण किया। जॉन डनलप पेशे से एक पशु चिकित्सक थे। एक बार उन्होंने अपने बेटे के लिए एक साइकिल खरीदी जिसमें ठोस रबर के टायर लगे हुए थे। जब उनका बेटा ऊबड़ खाबड़ सड़क पर साइकिल चलाता तो उसे झटके लगते। डनलप ने इस पर काम करना शुरू किया और जल्द ही एक ऐसे टायर का निर्माण कर डाला जिसमें हवा भरी हुई टायर की ट्यूब थी। जैसे जैसे रबर की उपयोगिता बढ़ी, वैसे वैसे रबर का उत्पादन कर मुनाफा कमाने की होड़ भी बढ़ी।
1876 में हेनरी विकहम ने ब्राजील से 70,000 रबर के पेड़ों के बीजों की तस्करी कर उन्हें इंग्लैंड पहुंचाया, जिसमें से केवल लगभग 2700 बीज ही अंकुरित हुए, जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशों भारत, श्रीलंका, मलेशिया इत्यादि जगह भेजा गया। बाद में चलकर दक्षिण पूर्वी एशिया नेचुरल रबर उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। रबर की बढ़ती मांग के कारण पश्चिमी देश जल्द से जल्द इसकी अधिक से अधिक मात्रा हासिल करना चाहते थे। यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियां दुनिया भर में इसकी खाक छानने लगी। दूसरे ऐसे कई पौधों का पता चला जिनसे रबर मिलता था। उन्हें अफ्रीका में रबर के स्रोत का पता चला। अफ्रीका के उस हिस्से को आज दुनिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानती है। 1878 में बेल्जियम के क्रूर सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय से वित्तीय सहायता पाकर एचएम स्टैनली ने इंटरनेशनल कॉन्गो एसोसिएशन बनाई, जिसने अफ्रीकी सरदारों के साथ कई संधियां की। अफ्रीकी सरदारों को यह समझने में देर हो गई कि वह कुछ मामूली वस्तुओं के बदले अपनी जमीन का सौदा कर रहे हैं। 1885 में रबर व हाथी दांत से समृद्ध कोई 23 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्वतंत्र कॉन्गो राज्य बन गया, जिसका शासक लियोपोल्ड द्वितीय बन बैठा। कॉन्गो में लियोपोल्ड द्वितीय का पहला व अंतिम उद्देश्य अकूत पैसा कमाना था। हाथी दांत के निर्यात ने उम्मीद के मुताबिक पैसा कमाकर नहीं दिया, किंतु रबर बूम ने स्थिति बदल दी। लियोपोल्ड द्वितीय ने कॉन्गो के जंगलों से रबर इकट्ठा करने के लिए कॉन्गो वासियों पर भयानक जुल्म ढाए। हथियार बंद सैनिक गांवों में जाकर महिलाओं व बच्चों को बंदी बना उनके जानवरों व खाद्यान्नों पर कब्जा कर लेते। पुरुषों को जबरन रबर इकट्ठा करने के लिए जंगलों में भेजा जाता। आज्ञा न मानने या पर्याप्त रूप से रबर न इकट्ठा करने का अंजाम केवल भयानक मौत था। अगर कोई सैनिक किसी व्यक्ति को गोली मारता तो उसका कटा हाथ साथ ले जाता, यह दिखाने के लिए कि गोली बर्बाद नहीं गई। एक पीड़ित व्यक्ति ने कॉन्गो के एक क्रूर अधिकारी लियोन फीवेज के बारे में बताया था। सभी उसे भूमध्य सागर से आया शैतान कहते थे। एक बार उसने रबर की आपूर्ति पूरी न होने पर बहुत से लोगों को मरवा डाला और सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी लोग मरे हैं उन सबके हाथ काट लाओ। वह देखना चाहता था कि किस सिपाही ने कितने हाथ काटे हैं। सिपाहियों ने टोकरियां भर भर कर कटे हुए हाथ लियोन के सामने रखे। एक गांव जिसने रबर इकट्ठी करने से मना किया, उसे लूट लोगों की हत्या कर राख में बदल दिया गया। मैंने देखा एक सिपाही ने 10 लोगों को जाल में डाल उसमें बड़ा पत्थर बांध नदी में डुबो दिया। रबर ने हमें इतनी तकलीफें दी हैं कि हमें उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं। यातना झेलने वाले एक अन्य व्यक्ति ने लिखा है, जब गांव में नरसंहार चल रहा था तो मैं एक मृत की तरह जमीन पर पड़ा रहा। जब सैनिकों ने मृत समझकर मेरा हाथ काटा तब भी मैं हिला नहीं और मदद मांगने से पहले सैनिकों के जाने की प्रतीक्षा की। एक डेनिश मिशनरी ने लिखा है, जब मेरे सामने एक व्यक्ति को मारा गया तो मैं सहम गया। तब सैनिक ने कहा, इसे दिल पर मत लो, अगर हम रबर नहीं ले जा पाएंगे तो वे हमें मार देंगे। कमिश्नर ने वादा किया है, अगर हमारे पास बहुत हाथ होंगे तो वे हमारी सेवा को कम कर देंगे। कटे हुए हाथों से भरी टोकरियां कॉन्गो फ्री स्टेट का पर्याय बन गई थी। सैनिक स्टेशनों पर रबर की बजाय कटे हुए हाथों की टोकरियां लाए। कटे हाथ एक तरह से करेंसी बन गए, जो रबर इकट्ठा करने में हुई कमी को पूरा करते थे। सैनिकों को इस आधार पर बोनस मिले कि किसने कितने कटे हाथ इकट्ठे किए हैं। कहते हैं जब हाथ काटना बहुत बढ़ गया तब लियोपोल्ड द्वितीय बोला, हाथ मत काटो, सब कुछ काट डालो, लेकिन हाथ नहीं। यही एक चीज है जिसकी मुझे कॉन्गो में जरूरत है। 1908 में वैश्विक दबावों के चलते लियोपोल्ड II को मजबूर होना पड़ा कि वह कॉन्गो फ्री स्टेट बेल्जियम सरकार को सौंप दे। इसके बाद उसे बेल्जियम कॉन्गो कहा जाने लगा।
लियोपोल्ड II अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कॉन्गो नहीं गया था, किंतु फिर भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसने अपने भाड़े के सैनिक द्वारा कॉन्गो वासियों पर इतने भयानक जुल्म ढाए कि एक अनुमान के अनुसार कॉन्गो की जनसंख्या घटकर आधी रह गई थी। यह एक अघोषित जेनोसाइड था। लियोपोल्ड II क्रूर होने के साथ साथ लंपट किस्म का व्यक्ति था। 65 साल की उम्र में उसका इश्क 16 साल की वेश्या से था, जिससे उसे 2 बेटे हुए, जिनमें से एक का हाथ विकृत था। लोगों का कहना था कि लियोपोल्ड ने जो कॉन्गो वासियों के हाथ कटवाए, यह ईश्वर द्वारा उसी की सजा थी। 1902 में इटालियन एनार्किस्ट गिन्नारो रूबिनो ने लियोपोल्ड II की हत्या करने की कोशिश की थी। उसने उस पर 3 गोलियां चलाई, किंतु वह बच गया। रूबिनो पकड़ा गया और अंततः जेल में उसकी मौत हो गई। आज भी बेल्जियम में लियोपोल्ड II के कई स्टैचू स्थापित हैं, जिन्हें हटाने की मांग प्रदर्शनकारियों द्वारा समय समय पर की जाती रही। कईयों को तो तोड़ा व हटाया भी जा चुका है। प्रदर्शनकारियों का सुझाव है कि कांसे की इस प्रतिमा को भी पिघलाकर यहाँ पीड़ित कॉन्गो वासियों के लिए एक स्मारक बनाया जाए। लियोपोल्ड II की तरह एक पेरुवियन व्यापारी जूलियो सीजर ने भी अमेज़न क्षेत्र की जनजातियों पर रबर इकट्ठा करने के लिए भयानक जुल्म ढाए। इसे पुटुमेयो जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। जनजाति कबीले के लोगों को दास बनाकर उनसे जबरदस्ती रबर इकट्ठी करवाई गई। जो रबर नहीं इकट्ठा कर पाया, उन्हें काटा पीटा गया। जो काम करने लायक नहीं रहे, उन्हें चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, पिता के कुकर्मों का फल बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। जूलियो सीजर के बेटे ने खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली थी और सीजर का पोता पोलियो के कारण अपंग हो गया था। अछम पोते और बहू का जीवन गरीबी व बदतर हालातों में बीता। 1912 से अमेज़न बेसिन धीरे धीरे रबर उत्पादन में प्रधानता खोने लगा था। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्य साउथ ईस्ट एशिया के उपनिवेशों में रबर प्लांटेशन द्वारा विश्व बाजार पर नियंत्रण करता जा रहा था। उस दौर में रबर उत्पादन के नए नए सिंथेटिक तरीके भी विकसित किए जा रहे थे। जब से 1860 में ग्रेविल विलियम्स ने यह खोज निकाला था कि प्राकृतिक रबर का मदर सब्सटेंस आइसोप्रीन है, तभी से सिंथेटिक रबर के विकास का मार्ग खुल गया। 1879 में फ्रेंच केमिस्ट गुस्टाव ने आइसोप्रीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म कर रबर जैसा पॉलीमर बनाने में सफलता हासिल की। 1909 में फ्रिट्ज हाफमैन ने मिथाइल आइसोप्रीन को पॉलीमराइज कर पहला सफल सिंथेटिक रबर बनाया। प्रथम विश्व युद्ध में जब सैनिक वाहनों, मास्क इत्यादि के लिए जब रबर की मांग अत्यधिक बढ़ी, तब सिंथेटिक मिथाइल रबर का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एडिसन को यह चिंता जगी कि रबर आपूर्ति के लिए अमेरिका दूसरे देशों पर निर्भर है। उन्होंने अपने दोस्तों फोर्ड कार निर्माता हेनरी फोर्ड व फायरस्टोन रबर कंपनी के संस्थापक हार्वी फायरस्टोन के साथ मिलकर 1927 में एक रिसर्च लैब की स्थापना की। एडिसन ने लगभग 17,000 प्लांट स्पेशीज का परीक्षण किया। उन्होंने गोल्डन रॉड की एक स्पेशीज को लेटेक्स के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया, किंतु दुर्भाग्यवश इससे मिलने वाली रबर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी और साथ ही सिंथेटिक रबर का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। अतः एडिसन का यह प्रयोग असफल रहा। 1931 में बीमार एडिसन की मृत्यु हो गई। 1928 में ही हेनरी फोर्ड ने अमेज़न क्षेत्र में रबर की खेती के लिए ब्राजील में अपने सपनों का शहर फोर्डलैंडिया बसाया। हेनरी फोर्ड ब्राजील की जनजातियों की सभ्यता व संस्कृति को समझने में चूक कर गए। उन्होंने ब्राजील के लोगों पर अमेरिकी संस्कृति को थोपने की कोशिश की। काम के अधिक घंटे, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी व बदतर हालातों ने भी आग में घी का काम किया, जिस कारण वहां दंगे भड़के। रबर के पेड़ों में लगने वाली एक फंगल डिजीज साउथ अमेरिकन लीफ ब्लाइट ने भी रबर की खेती को चौपट किया। परिणाम स्वरूप प्रयोग असफल रहा। कहते हैं कि फोर्डलैंडिया के लेटेक्स की एक बूंद का भी इस्तेमाल कभी भी फोर्ड की कारों में नहीं हुआ।
1934 में फोर्ड कंपनी को भारी नुकसान के साथ फोर्डलैंडिया छोड़ना पड़ा। परियोजना को 1935 में बेल्टेरा शिफ्ट कर दिया गया, जिसे भी 10 सालों के भीतर बंद करना पड़ा। फोर्ड कंपनी यह इलाका ब्राजील सरकार को सौंप वहां से चली गई। इसी दौर में रबर को बनाने के नए नए सिंथेटिक रास्ते भी ढूंढे जा रहे थे। 1931 में डुपॉन्ट कंपनी ने सिंथेटिक रबर नियोप्रीन विकसित किया। 1937 में गुडियर कंपनी ने केमिगम नाम के सिंथेटिक रबर से अपना पहला सिंथेटिक रबर टायर बनाया। इस पुरानी ऐड को देखिए। गुडियर कंपनी ने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि जापान नेचुरल रबर के बागानों पर कब्जा कर सकता है, इसलिए सिंथेटिक रबर को बढ़ावा देना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जैसे ही जापान ने पर्ल हार्बर व साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर आक्रमण किया, वहां के रबर बागान उसके कंट्रोल में आ गए। नतीजतन एलाइड पावर्स ने एशियाई रबर उत्पादन के लगभग 90% तक पहुंच खो दी। अब युद्ध के सामानों के लिए रबर की मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। अमेरिकी सरकार ने यूनियन कार्बाइड से सिंथेटिक रबर का उत्पादन करने के लिए कहा। यह वही कंपनी थी जो एटॉमिक बॉम्ब के निर्माण में मेजर कंट्रीब्यूटर थी और बाद में भारत में भोपाल गैस कांड के लिए जिम्मेदार थी। यूनियन कार्बाइड ने मार्च 1943 में बूना एस सिंथेटिक रबर की पहली खेप भेजी। एलाइड पावर्स ने ब्राजील से भी नेचुरल रबर के प्रोडक्शन के लिए एक समझौता किया। रबर उत्पादन के लिए आवश्यक श्रमिकों को बलपूर्वक विभिन्न क्षेत्रों से लाया गया। ज्यादातर श्रमिकों के लिए यह एक तरफा यात्रा थी। अमेज़न के जंगलों में लगभग 30,000 वर्कर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सफेद सोना निकालने के लिए अपनी शक्ति खत्म करने के बाद वे मलेरिया, येलो फीवर व हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से मारे गए। उन्हें सांप, बिच्छू जैसे जानवरों का भी सामना करना पड़ा। इन्हें रबर सैनिक कहा गया। आधुनिक काल में रबर की प्राकृतिक व सिंथेटिक कई सोर्स उपलब्ध हैं, किंतु आज भी दुनिया की लगभग 90% नेचुरल रबर हेविया ब्राजीलियंसिस के पेड़ों से ही आती है। एक दूसरा लेटेक्स देने वाला पेड़ गुआयुली भी है। कुछ अन्य पौधे रशियन डांडेलाइन, गोल्डन रॉड आदि हैं। रबर के पेड़ों से लेटेक्स प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। इस प्रक्रिया को टैपिंग कहते हैं और श्रमिक टैपर्स कहलाते हैं। एक टैपर रबर के पेड़ों की छाल पर कट लगाता है। पेड़ से लेटेक्स टपकता है। कट से धीरे धीरे लेटेक्स निकलना बंद हो जाता है। फिर नया कट लगाया जाता है। कट बहुत ही सावधानी से लगाए जाते हैं, क्योंकि यदि कट बहुत गहरे होंगे तो वे पेड़ों को मार देंगे, और यदि बहुत उथले होंगे तो उनसे लेटेक्स नहीं टपकेगा। लेटेक्स सफेद किंतु शहद की तरह गाढ़ा व चिपचिपा होता है। हवा के संपर्क में आने पर वह सख्त हो जाता है। तरल रबर को सख्त होने से बचाने के लिए उसे अमोनिया जैसे पदार्थों के साथ मिलाकर रखा जाता है। रबर प्रोसेसिंग संयंत्रों में अधिकांश रबर को वोल्केनाइज्ड किया जाता है। वर्तमान में सिंथेटिक रबर के अत्यधिक उत्पादन के बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नेचुरल रबर अथवा नेचुरल व सिंथेटिक रबर का मिश्रण ज्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि आज भी अधिकतम नेचुरल रबर हीविया ब्राजीलियंसिस से ही प्राप्त होती है। अतः इन पर एक ही बीमारी से पूरी तरह खत्म होने का खतरा है। रबर इंडस्ट्री का ब्लैक डेथ कही जाने वाली साउथ अमेरिकन लीफ ब्लाइट बीमारी ने अमेज़न क्षेत्रों से पहले ही रबर की खेती को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज बहुत से फंगीसाइड व अन्य उपाय होने के बावजूद इस बीमारी का कोई कारगर व इकोनॉमिकली वायबल सलूशन नहीं। राहत की बात यह है कि यह बीमारी अभी तक साउथ ईस्ट एशिया नहीं पहुंच पाई है। भविष्य में खतरा है कि यदि विमान द्वारा किसी इन्फेक्टेड पदार्थ के माध्यम से यह फंगस साउथ ईस्ट एशिया पहुंच जाए तो यह वहां के रबर बागानों को बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। बहुत दूरी होने के साथ साथ यह भी एक कारण है कि साउथ अमेरिका से साउथ ईस्ट एशिया की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आशंका है कि इस फंगस का प्रयोग
बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह रबर उत्पादन को बाधित कर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को चौपट करने में भी किया जा सकता है।